नमस्कार। डीएलएड प्रथम वर्ष, विषय हमारा हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता। हमारी इकाई 5 लिखना सीखना। इसके अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे जो अक्षर के अंतर्गत अशुद्धियाँ आती है ना, उन्हें सही करने का क्या उपाय है, उनका शुद्ध रूप विद्यार्थियों को किस प्रकार सिखाया जा सकता है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला है उपाय के अंतर्गत स्वयं संशोधन विधि। स्वयं संशोधन विधि। अब स्वयं संशोधन विधि के अंतर्गत क्या होता है कि जो विद्यार्थी है उनके द्वारा जो लिखित कार्य किया गया होता है, अब उसी लिखित कार्य की, जैसे कि सपोज अगर हम बात कर लेते हैं कि विद्यार्थियों को शब्दार्थ लिखने का कार्य अध्यापक ने दिया है। अब शब्दार्थ विद्यार्थियों ने लिख दिए। अब लिखने के बाद किताब खोले, किताब में शब्दार्थ लिखे होते हैं। अब विद्यार्थियों को उसकी जांच करने के लिए दिया जाता है। मतलब यहाँ पर स्वयं संशोधन विधि का प्रयोग किया जा रहा है। विद्यार्थी है वो स्वयं देख रहे हैं और जो कार्य गलत किया है या मात्राओं की गलती संबंधी, किसी भी अक्षर की बनावट संबंधी जो भी गलतियाँ की है वहीं पर उसका संशोधन कर रहे हैं। तो स्वयं संशोधन विधि के द्वारा हम लोग बच्चों के जो अक्षर की अशुद्धि, अक्षर लेखन में जो अशुद्धियाँ आ रही है उनका सुधार कर सकते हैं। दूसरा है शुद्ध उच्चारण का अभ्यास। शुद्ध उच्चारण का अभ्यास। अब अध्यापक है जब आदर्श वाचन करता है उसके बाद उन्हें अनुकरण वाचन करने का निर्देश या आदेश प्रदान करता है। विद्यार्थी है वो निर्देशानुसार जो अनुकरण वाचन करना प्रारंभ करते हैं। वहाँ पर उनसे शुद्ध उच्चारण करवाया जाए और शुद्ध उच्चारण का जब अभ्यास होगा तो लिखने में स्वतः ही शुद्धता आएगी, क्योंकि जो हम बोलते हैं वही हम लिखते हैं। हम उदाहरण के लिए हम देखें, जो च को स बोलने वाले लोग हैं वो लिखने में भी च को स ही लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को अपना लिया है। भाषा का उनका उच्चारण जैसा है वही वो लिखित रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर उच्चारण का अभ्यास करवा के अध्यापक है बालकों के अंतर्गत लिखित क्षमता के अंतर्गत जो ये अक्षर या उच्चारण संबंधी जो गलतियाँ कर रहे हैं वो गलतियों को सुधार करवा सकता है। नेक्स्ट है सुलेख के अभ्यास के द्वारा। सुलेख के अभ्यास द्वारा विद्यार्थियों को उचित सुलेख, मतलब कि अपना मतलब कार्य, अध्यापक है जब कार्य करवाता है कक्षा में, तो छोटी कक्षा में तो 2-2 कालांश होते हैं, बड़ी कक्षा में 35 मिनट का एक कालांश दिया जाता है। तो 35 मिनट में, क्योंकि अध्यापक है वो एक दिन में एक पाठ पढ़वाता है, उससे संबंधित जो अभ्यास वर्ग जो दिया होता है उसको करवाता है, लेकिन उसके पास समय रहता है। तो अध्यापक समय, जिस समय अध्यापक के पास समय है या समायोजित कालांश जब लगा दिया जाए तब अध्यापक है बालकों से सुलेख का कार्य करवा सकता है। यहाँ तक कि गृह कार्य के रूप में भी बालकों को एक अच्छी सी लाइन लिख कर दे या फिर एक पैराग्राफ लिख कर दे दे तो विद्यार्थी उसको अच्छी तरीके से लिख कर ला सकते हैं। तो इस प्रकार से अक्षरों के अंतर्गत लेखन का जो अशुद्धि आ रही है वो सुधार की जा सकती है। फिर है श्रुति लेख के द्वारा। श्रुति लेख के द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों को एक पैराग्राफ दे दिया जाए, वो पढ़कर आएंगे, या फिर अगर बड़ी कक्षा है, उच्च प्राथमिक कक्षाएं हैं, वहाँ पर अध्यापक केवल सुलेख का उन्हें कह दे कि आपसे सुलेख करवाया जाएगा और नेक्स्ट डे उनसे श्रुति लेख उनसे अध्यापक कहे और विद्यार्थी लिखे। तो इस प्रकार से भी उनके लेखन में जो अशुद्धियाँ उनको दूर करवाया जा सकता है। फिर है व्याकरणिक नियमों का ज्ञान करवाते हैं। व्याकरणिक नियमों का ज्ञान कराकर। व्याकरणिक नियमों से ही भाषा बनी है। हमारी भाषा का जो मानकीकृत रूप है वो व्याकरणिक रूप ही है, या नियम से संचालित व्यवस्था के रूप में अगर हम भाषा को देखते हैं तो व्याकरण ही हमारे सामने आती है। और व्याकरण के अंदर शब्द है, वाक्य है, ध्वनि है, यही चीज़ आ रही है। तो अब इन्हीं का ज्ञान अगर अध्यापक विद्यार्थियों को समय समय पर करवाता रहेगा तो विद्यार्थियों के अंतर्गत जो लेखन से संबंधित अशुद्धियाँ हैं वो नहीं आएगी। प्रत्यय कहाँ लगते हैं, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है, समानार्थी शब्दों के बारे में किस प्रकार जानकारी, तो सारी चीज़ों के बारे में क्योंकि लिखने के अंतर्गत विद्यार्थियों को ये सारी चीज़ों को अपनाना होगा। जब अपनाने के अंतर्गत जब वो ये गलतियाँ करेंगे तो अध्यापक है उससे पहले उन नियमों का ज्ञान उसे करवा दे तो ये गलतियाँ संभव ही नहीं होगी। फिर है शारीरिक दोषों का उपचार। शारीरिक दोषों का उपचार। शरीर के अंतर्गत
किसी भी प्रकार का जो दोष होता है, किन्हीं बालकों की हड्डियों में, कहीं हाथों की हड्डियों में प्रॉब्लम होती है, मांसपेशियाँ जो फ्लेक्सिबल नहीं होती है, इसके कारण भी जो बालक है वो मुड़ाव लिखने संबंधी मुड़ाव नहीं कर पाते हैं। किसी के बैक में प्रॉब्लम है तो बैठने में दिक्कत आती है। तो ये सारी चीज़ों, उनके शारीरिक दोषों का उपचार अध्यापक है वे खुद तो कर नहीं सकता है, लेकिन उचित परामर्श देते हुए उनका उपचार करवाए, जिससे कि उनके लेखन संबंधी अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। लास्ट है अध्यापक द्वारा संशोधन। अध्यापक द्वारा संशोधन। अध्यापक द्वारा संशोधन। अध्यापक है वो भी समय रहते कभी भी लिखित कार्य की जांच करे तो अपेक्षित सुधार हो, उसको साइड में जहाँ पे जगह बचती है वहाँ दे दे, नहीं है तो नेक्स्ट पढ़ने पर भी सुधार कार्य वो एक गृह कार्य के रूप में दे सकता है, जिससे कि बालकों के अंतर्गत जो शुद्ध लेखन संबंधी जो समस्याएं आ रही है वो सारी दूर की जा सके। तो इस प्रकार से हमने ये अक्षर लेखन संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के उपायों के बारे में चर्चा करी। अब इनकी कुछ जो विधियां हैं, एक दो विधियां हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। लेखन विकास की विधियां। लेखन विकास की विधियां। लेखन विकास की विधियां, इसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे वो है खेल विधि। खेल विधि विभिन्न खेलों के माध्यम से, अब खेल किसी भी प्रकार के, पर्टिकुलर कोई एक खेल नहीं है, विभिन्न प्रकार के खेलों के माध्यम से एक अध्यापक है वो विद्यार्थियों के अंतर्गत लेखन संबंधी, लेखन का विकास उनमें कर सकता है विभिन्न रचना कार्यों के माध्यम से। मतलब कि कोई भी एक खेल विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करे और वो खेल के अंतर्गत लिखित कार्य से संबंधित विद्यार्थियों की रुचि उत्पन्न हो, ऐसा वो खेल होना चाहिए। तो खेल विधि का प्रयोग करके। फिर है देखो और कहो। देखो और कहो विधि। देखो और कहो विधि आजकल हम लोग देख रहे हैं, प्राथमिक जो कक्षाओं की जो किताब है, एनसीईआरटी की जो किताब है, उसके अंतर्गत देखो और कहो विधि का प्रयोग बहुत ही विस्तारित या व्यापक रूप से हम लोग देखने को मिलता है। हमें कोई पार्ट होता है तो उसके अंतर्गत छोटा सा पैराग्राफ होता है, देखो और कहो, मतलब कि उसमें देखना होता है और अगर कोई अशुद्धि होती है उसको बताना होता है, या फिर उसको देखो और उसको पढ़ो। इस प्रकार से भी जो क्रिएटिविटी उसके अंतर्गत दी होती है। तो देखो और कहो विधि के द्वारा अध्यापक है विद्यार्थियों के अंतर्गत लेखन से संबंधित जो अशुद्धियों को दूर करते हुए उनमें लेखन का विकास कर सकता है। फिर है संभाषण विधि। संभाषण विधि। संभाषण विधि के अंतर्गत विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का कोई एक टॉपिक रख दिया जाए उनके समक्ष और सभी को कहा जाए कि अपने अपने अनुसार उस विषय पर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। तो इस प्रकार संभाषण, समान प्रकार से भाषण, अलग अलग टॉपिक नहीं, एक ही टॉपिक पर सभी को भाषण देने के लिए कहा जा सकता है। फिर है शब्द प्रदान विधि। शब्द प्रदान विधि। अध्यापक है वो विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के जो बोर्ड पर बहुत सारे शब्द लिख दे और फिर वाक्य बनाने के लिए कहे, इन शब्दों से आप वाक्य बनाएंगे। तो ये शब्द प्रदान किए जा रहे हैं और विद्यार्थी इन पर आधारित वाक्यों का निर्माण कर रहे हैं। तो वाक्यों के निर्माण से विद्यार्थियों के अंदर लेखन का विकास संभव हो सकता है। फिर है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि। अनुकरण विधि का प्रयोग हम लोग ये कह सकते हैं कि अध्यापक है वो आदर्श वाचन करे, किसी भी पाठ या विषय वस्तु को पढ़े और विद्यार्थी फिर उसका अनुकरण करे। ठीक है। फिर है प्रबोधन विधि। प्रबोधन विधि मतलब कि अध्यापक है वो समय समय पर विद्यार्थियों को इस प्रकार के प्रबोधन प्रदान करे जिससे कि उनके अंतर्गत लेखन का विकास संभव हो सके। छोटी छोटी कहानियाँ हो सकती है, कोई विभिन्न प्रकार की घटनाएं हो सकती है, किसी का भी वर्णन वो अध्यापक कर सकता है। फिर है रूपरेखा विधि। रूपरेखा विधि यहाँ पर कहानी से संबंधित छोटे छोटे वाक्य प्रदान किए जा सकते हैं या फिर निबंध से संबंधित कोई रूपरेखा तैयार की जा सकती है और विद्यार्थी उसके बारे में लिखेंगे। और छोटी कक्षाओं के लिए तो 10 लाइनें काफ़ी होती है, तो विद्यार्थियों को डैश डैश करके रिक्त स्थान दे दिया जाए और विद्यार्थी उसके अंदर फिल करेंगे, तब उनके अंतर्गत लेखन से संबंधित जो विकास है वो संभव हो पाएगा। तो हम लोगों ने लेखन के विकास से की जो विधियां देखी और जो अक्षर के अंतर्गत जो अशुद्धियां आती है उनको दूर करने के उपाय देखे। अब इसे आप गृह कार्य प्रश्न के रूप में लिख लें। गृह कार्य, अक्षर लेखन की अशुद्धियों को
दूर करने के उपाय बताते हुए लेखन विकास की विधियां लिखें। दोनों को मिला के अपना एक निबंधात्मक प्रश्न बन जाता है, जो कि 10 नंबर का प्रश्न हो सकता है। ठीक है, तो अब आप इसी प्रश्न को अपनी उत्तर पुस्तिका में गृह कार्य के रूप में लिखेंगे। और अंत में आपसे निवेदन है कि आप लोग इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर निकले। बाहर निकलते तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।